देखिए बच्चों, आरएएस सिस्टम फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हालांकि लास्ट टाइम पे जो भी बताया था वो सब चीजें वही थी। मैं जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एक सेलुलर मॉडिफिकेशन है किसका, एफेरेंट आर्टीरियोल प्लस डीसीटी का। जहां पर डीसीटी और एफेरेंट आर्टीरियोल मिल जाते हैं उस पॉइंट को जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनको मैक्यूला डेंसा बोला जाता है। दिस स्पेशलाइज्ड सेल्स आर नोन एज, थ्री लेक्चर मैं अभी खत्म कर रहा हूँ जस्ट, मैक्यूला डेंसा बोलते हैं इसको, ठीक है। जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो सिक्रीट करता है उसको रेनिन कहते हैं। रेनिन विल एक्टिवेट एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन रेनिन इसको एक्टिवेट करता है, किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 अनस्टेबल होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को किसमें चेंज कर लेता है, एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 का दो काम होता है, एक होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन हमेशा जीएफआर को बढ़ाएगा। और दूसरा काम होता है एल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेशन, एल्डोस्टेरॉन का एक्टिवेशन। एल्डोस्टेरॉन डीसीटी के पार्ट या लास्ट पार्ट से क्या करता है, सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है जिसके साथ साथ वाटर भी थोड़ा बहुत रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आरएएस सिस्टम बोलते हैं इसको हम। हाँ, मेनली सॉल्ट एंड विथ सॉल्ट दे एब्जॉर्ब वाटर। अच्छा, पूछ लिया जाए कि कौन सा स्पेसिफिक सॉल्ट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, कौन सा स्पेसिफिक आयन, तो आप कहिएगा सोडियम। सबसे ज्यादा इसमें सोडियम एब्जॉर्ब होता है, सॉल्ट में भी सबसे ज्यादा सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा सिस्टम मैंने बताया था एडीएच का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसका भी दो काम होता है बच्चों, वैसो कंस्ट्रिक्शन जो कि जीएफआर को बढ़ाता है, और दूसरा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन दो जगह से करता है ये, डीसीटी से करता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दोनों जगह से करता है। हम्म। हाँ श्रेया, तो सर रेनिन रेगुलेट जीएफआर एंड ब्लड प्रेशर, हाँ आप कह सकते हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा क्या चीज होता है आपकी बॉडी में, तो ये सारी चीजें होती हैं। जब आपके बॉडी में ब्लड का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, ब्लड में वाटर का लेवल कम हो जाता है, तो ब्लड का लेवल कम हो जाने से आपके किडनी का जीएफआर जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो जीएफआर स्लो हो जाता है तो फिल्ट्रेशन भी स्लो हो जाएगा। उस समय आरएएस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। आरएएस मैकेनिज्म एंजियोटेंसिन सेकंड सिक्रेट कराता है, जिससे क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है और जीएफआर बढ़ा दिया जाता है। और इधर हाइपोथैलेमस एडीएस सिक्रेट करा देता है ताकि आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन बढ़ जाए। और वैसो कंस्ट्रिक्शन जैसे ही बढ़ता है तो जीएफआर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जीएफआर का ज्यादा देर तक बढ़ा रहना भी क्या है बच्चों, हार्ट पे बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि हार्ट का जो रेट है ब्लड का फ्लो करने का वो अलग है, और किडनी अपना रेट अलग कर लिया प्रेशर करके। अब किसी भी, मान लीजिए आपने टैप से वाटर कनेक्ट किया है, ट्यूब मतलब किसी भी पाइप से टैप लगा के वाटर कनेक्ट किया, और आप आगे जाके उसको थोड़ा सा दबा दें तो टैप पे असर पड़ेगा ना, प्रेशर वहां पे बनेगा ना, तो हार्ट पे प्रेशर बनता है। तो हार्ट क्या करता है, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन सिक्रेट करता है, इसका नाम है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल ग्लैंड से ही सिक्रेट होगा बच्चे, बताया तो था उस दिन। एएनएफ सिक्रेट करता है, एएनएफ क्या कर देता है, वैसोडाइलेशन कर देता है, जिससे हार्ट थोड़ा सा क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और वैसोडाइलेशन क्या करता है, जीएफआर को डिक्रीज कर देता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो उसके कुछ देर बाद वैसोडाइलेशन जरूर होगा, ताकि ये बैलेंस मेंटेन रहे। अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन लंबे टाइम तक रह गया तो ये बात समझ लीजिए बच्चों कि हार्ट पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये हार्मोनल रेगुलेशन है आपका। बेसिकली किडनी के रेगुलेशन को मेड्यूला ही कंट्रोल करता है, ठीक है। मेड्यूला आपके किडनी के ज्यादातर प्रोसेसिंग्स को कंट्रोल करता है। हार्ट हार्ट हार्ट, अब मसल्स ऑफ हार्ट, मसल्स ऑफ हार्ट,
सो क्लास डिजीज डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी डिजीज है बच्चों, एक बार देख के बताइए जरा, वन बाय वन सब डिस्कस कर लेते हैं। एक तो किडनी फेलियर होगा, एक रीनल कैलकुली करके होगा, एक एक मिनट एडजस्ट कर लूं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर आपका ग्लोमेरुलस या फिर नेफ्रॉन का कोई पार्ट क्या हो जाए, डैमेज हो जाए या फिर इन्फ्लेमेट हो जाए, जिसके वजह से आपका जीएफआर क्या हो जाए, फ्लक्चुएट हो, तो ऐसी कंडीशन को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं बच्चों। दिस कंडीशन इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और दूसरा क्या है, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। इसमें क्या होता है, हम लिम्बिक आर्टरी से, लिम्बिक आर्टरी जो हाथ वाली आर्टरी होती है ना हैंड का, उससे ब्लड लेते हैं, एक मशीन में भेजते हैं। उस मशीन का नाम है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है सेलोफेन। सेलोफेन मेम्ब्रेन क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो मशीन फिल्टर करती है, फिल्टर करने के बाद चैम्बर्स होते हैं। इन चैम्बर्स में अब ये फिल्टर करके आउट कर देगा, जितना भी वेस्ट है सबको आउट कर देगा। अब ब्लड चैम्बर में आएगा, इसके अंदर क्या कहा जाता है, मिनरल्स, सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। चैम्बर्स में ऐड किए जाते हैं मिनरल, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद आपके लिम्बिक वेन में उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ब्लड वेसल्स में लाके कलेक्ट कर, तो आपका ब्लड क्या हो जाता है, फिल्टर आउट हो जाता है। तो किडनी का सारा काम ये मशीन कर देता है। G+R क्या है, G+R मतलब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ। GFR बोला मैंने, G+R नहीं, FR है, FR। ठीक है, देखिए रीनल कैलकुली वो होता है बच्चों, मैं एक एक करके डिजीज डिस्कस कर दे रहा हूँ। रीनल कैलकुली जिसमें आपके किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं। अब एक बात बताइए बच्चों, जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी डिस्कशन के टाइम में, कि किडनी में कौन सा रीजन सबसे ज्यादा सॉल्टी होता है, कॉर्टेक्स या मेड्यूला, कौन सा रीजन सॉल्टी होगा, जल्दी। कॉर्टेक्स, अनामिका ने कॉर्टेक्स कहा, आस्था ने मेड्यूला, मंतशा ने कॉर्टेक्स, श्रेया ने मेड्यूला। 50-50 चल रहा है सही और गलत आंसर का, श्रेयांश मेड्यूला। अरे बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जहां था वो ज्यादा सॉल्टी था, जाहिर सी बात है मेड्यूला सॉल्टी है, तभी तो वाटर रिलीज हो रहा था वहां पर। बताया भी गया था आप लोग को कि मेड्यूला का 1200 मिली ऑस्मोल होता है और कॉर्टेक्स का 300 होता है। इसमें सॉल्ट कम है, इसमें सॉल्ट ज्यादा है, तभी तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए बच्चों, मैं आ रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, आई एम कमिंग। ओके ओके, हो गया, काम हो गया। और देखिए, तो मेड्यूला में सॉल्टी कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। कभी कभी ये सॉल्ट्स जो होते हैं, ये सॉल्ट्स छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में अटैच होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, और जुड़ के एक बड़ा सा स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और कई सारे ऐसे स्टोन्स अगर किडनी में इकट्ठा हो जाएं तो उसको हम रीनल कैलकुली बोलते हैं या किडनी स्टोन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, रीनल कैलकुली और किडनी स्टोन। एक मिनट, एक, हाँ, नेक्स्ट कौन सा डिजीज है बच्चों, जल्दी।
पॉलीसिस्टिक किडनी। सिस्टिक का मतलब क्या होता है? सिस्ट का मतलब बच्चों, सिस्ट का मतलब क्या होता है? बोलिए जल्दी। आपने ओवरी में सुना होगा पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। सिस्टिक मतलब क्या होता है? सिस्ट बन जाना। क्या बन जाना? सिस्ट बन जाना। सिस्ट क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो आप पॉलीसिस्टिक किडनी जिसमें एक से ज्यादा सॉल्ट के ग्रेन्यूल्स बन गए हों, उसको पॉलीसिस्टिक किडनी बोल सकते हैं। और कोई बच्चों टॉपिक? किडनी फेलियर नहीं है क्या? सब कुछ आप लोग बताएं, किडनी फेलियर नहीं बता रहे हो जल्दी। किडनी फेलियर या रीनल फेलियर, आपका किडनी काम करना बंद कर दे, ठीक है? तो अब देखिए आपका किडनी किस कंडीशन में काम करना बंद कर सकता है बच्चों। आपका किडनी का ग्लोमेरुलस खराब हो जाए तो भी किडनी काम करना बंद कर देगा, या किडनी के नेफ्रॉन्स किसी भी तरीके से इफेक्ट हो जाए तो भी किडनी काम करना बंद कर देगा, रीनल आर्टरी खराब हो जाए तो भी किडनी काम करना बंद कर देगा, या फिर आप ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस किडनी की तरफ भेजेंगे, ज्यादा मतलब ऐसा कंटेंट भेजेंगे जिसपे किडनी पे ज्यादा प्रेशर आएगा तो भी किडनी खराब हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में किडनी का नॉन फंक्शनल हो जाना, नॉन फंक्शनल हो जाना क्या कहलाता है? किडनी फेलियर कहलाता है या रीनल फेलियर कहलाता है। तो सिंपली ग्लोमेरुलस में अगर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रॉन में है तो। इसके बाद हीमोडायलिसिस किडनी फेलियर में करते हैं। किडनी फेलियर हो गया तो उस पेशेंट का हीमोडायलिसिस करना पड़ता है, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से ही अब खून को साफ किया जा सकता है। रीनल कैलकुली किडनी के अंदर स्टोन बन जाना, और किसी भी तरह का सिस्ट मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाना, चाहे वो स्टोन की वजह से बने, वाटर की वजह से बने, या सेल्स कई सारे सेल्स मिल करके जैसे कैंसर में बनाते हैं ना, ट्यूमर, ट्यूमर की तरह भी बना लें तो भी पॉलीसिस्टिक किडनी आप कहेंगे। ओवरी में भी यही होता है। किडनी फेलियर एक बार और, किडनी का किडनी का किसी भी वजह से नॉन फंक्शनल हो जाना, ब्लड को फिल्टर ना कर पाना, किडनी फेलियर कहलाता है, ठीक है, या रीनल फेलियर कहलाता है। कई बार ये रीनल आर्टरी के काम ना करने की वजह से होता है, कई बार ये नेफ्रॉन्स या फिर ग्लोमेरुलस के नॉन फंक्शनल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के वजह से हो जाता है कई बार, ठीक है। कई बार ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस कंज्यूम करने से भी हो जाता है। अब बच्चों एक चीज मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या किडनी स्टोन भी किडनी फेलियर करा सकते हैं? जस्ट गिव मी आंसर राइट नाउ एवरीवन, whether whether renal calculi can cause kidney failure or not? श्रेया ने बोला यस सर, श्रेयांश भी बोला यस सर, सोनिया यस सर, अंजलि यस सर, मंतशा, सब यस सर बोल रहे हैं। अगर आपका आंसर यस सर है तो सर ने ये रीजन क्यों नहीं मेंशन किया? मतलब मैंने ये रीजन क्यों नहीं मेंशन किया फिर? क्या मैं भूल गया था, या मैंने जानबूझ के नहीं मेंशन किया? श्रेयांश कह रहा मे भी, मैं नहीं भूला। ठीक है बच्चों, किडनी स्टोन किडनी स्टोन एक लिमिट से ज्यादा हो जाने पर किडनी फेलियर करा सकता है, लेकिन 99% पेशेंट्स में रीनल फेलियर जो है उसका रीजन कभी भी किडनी स्टोन्स नहीं होते। किडनी स्टोन्स आपके फिल्ट्रेशन रेट को बहुत ज्यादा हैम्पर कर सकते हैं, बहुत एक्सेसिव पेन क्रिएट कर सकते हैं। किडनी का जो स्टोन होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज साइज ऑक्यूपाई कर लेना, तब रीनल फेलियर का चांस बना सकता है, अदरवाइज। हाँ, वही मैंने कहा, अगर लार्ज साइज कर गए हैं जिससे कि आपके नेफ्रॉन्स का जो जो लूप ऑफ हेनले है उसका कंसंट्रेशन मैकेनिज्म बिगड़ने लगे, वहां पर ये करेंगे। सो क्लास close, now we are going to close this chapter, and what is the name of next chapter?
अगले चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? बताएगा भाई कोई? लोकोमोशन मूवमेंट है या न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन? लोकोमोशन। लेट मी ओपन द पीपीटी फॉर दैट। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। क्लास, एनिमल टिश्यू में हमने थोड़ा बहुत लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, और अभी हम लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे और सिमिलैरिटी भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो लोकोमोशन का मतलब होता है अगर आप फिजिकली अपने बॉडी को चेंज कर रहे हैं, तो आप अपने बॉडी का पोजीशन अगर फिजिकली चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? लोकोमोशन कर रहे हैं। जैसे पहले आप यहाँ पर थे, आपने बॉडी का पोजीशन चेंज करके यहाँ आ गए, आप ए पोजीशन से बी पोजीशन में आ गए, तो ये लोकोमोशन कहलाएगा। लेकिन अगर आप एक स्टैटिक पोजीशन में रह करके मूव कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक स्टैटिक पोजीशन में मतलब खड़े रह करके, जैसे अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, दैट इज मूवमेंट। ये सिंपली क्या है? मूवमेंट है। लोकोमोशन भी एक तरह का मूवमेंट है। ठीक है? तो मूवमेंट दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है स्टैटिक मूवमेंट, एक होता है स्टैटिक मूवमेंट, और एक होता है लोकोमोशन। ठीक है? तो कभी भी लोकोमोशन और मूवमेंट को अलग अलग करके मत पढ़िएगा। लोकोमोशन इज द सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है? द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज स्टैटिक मूवमेंट। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कह देते हैं कि प्लांट मूवमेंट नहीं करते। प्लांट मूवमेंट करते हैं बच्चों, प्लांट लोकोमोशन नहीं करते। ठीक है? प्लांट स्टैटिक मूवमेंट करते हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा ऑब्वियसली। सो क्लास, अगर हम स्मॉल माइक्रोब से लेकर के अब तक जितने भी ऑर्गेनिज्म आए हैं, सबके अंदर मूवमेंट को देखें या लोकोमोशन को देखें, तो तीन तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है अमीबॉइड मूवमेंट, छोटे ऑर्गेनिजम्स का मूवमेंट। एक होता है सेलियरी मूवमेंट, ये भी छोटे ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। एक होता है मस्कुलर मूवमेंट, जो कि बड़े ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है? मसल्स के हेल्प से मूवमेंट। तो मसल्स पहली बार जो डेवलप हुए थे वो लेस और मोर प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर आए थे, और वहां से मूवमेंट थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, और वहीं से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये मूवमेंट की बात हो रही है बच्चों, लोकोमोशन की बात नहीं हो रही है। ओके? लेकिन अगर हम अपने अंदर देखें, अमीबॉइड मूवमेंट अमीबा के अंदर होगा। अमीबॉइड मूवमेंट में मूवमेंट किसके हेल्प से होता है? स्यूडोपोडिया के हेल्प से होता है। स्यूडोपोडिया आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स को अमीबॉइड या अमीबा मूवमेंट बोलते हैं, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो आपके अंदर अमीबॉइड मूवमेंट आपके कौन करते हैं? डब्ल्यूबीसीज करते हैं। जब मैंने ब्लड पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि डब्ल्यूबीसीज अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, और वो किसके वजह से? अपने अमीबॉइड मूवमेंट की वजह से चेंज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी बताइए। डब्ल्यूबीसी के अपने शेप के चेंज करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या यार, वेरी गुड। श्रेया ने, मंतशा ने, दो बच्चों ने सही आंसर दिया। हालांकि दो ही बच्चों ने आंसर दिया, सोनिया नहीं। स्यूडोपोडिया तो अमीबा के अंदर बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी में क्या बोलते हैं? हाँ कोमल, गुड। तीन बच्चों ने सही आंसर दिया। इतनी अच्छी याददाश्त मत रखिए बच्चे आप लोग। इतनी अच्छी याददाश्त रखेंगे तो फिर ट्वेल्थ में बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को, क्योंकि ट्वेल्थ में पूरा 11th याद होना चाहिए, और आप 11th इस तरह से भूलते जाएंगे। हाँ, श्रेयांश ने भी सही आंसर दिया।
कंटेंट कंटेंट के लिए कमांड सलोनी बाइलोड नहीं, वो तो ठीक है, अलग अलग डब्ल्यूबीसीज होते हैं, उनके न्यूक्लियस के बिहाफ पर जो डिफरेंस बताया है, लेकिन उनके चेंज करने की प्रॉपर्टी को, अपने शेप को चेंज करने की प्रॉपर्टी को जो बोलते हैं वो क्या है? वो तो न्यूक्लियस बाइलोप्ट होगा। इसको हम खैर 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है, इतना हमारे लिए बहुत है। डायपेडेसिस कहते हैं। डायपेडेसिस इज द अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ योर डब्ल्यूबीसी। तो तुम्हारा डब्ल्यूबीसी भी क्या कर सकता है बच्चों? अमीबॉइड मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट कर सकता है, और आपकी कॉपी में मेंशन होना चाहिए, बिकॉज क्लास में मैंने कई बार आप लोगों को ये चीज बताई थी कि डब्ल्यूबीसी ऐसा कर सकता है। यही वजह है कि वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, आरबीसी नहीं कर पाते। अमीबा के अंदर इसको हम स्यूडोपोडिया मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। हमारे अंदर इसको डायपिडेसिस कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये मूवमेंट नॉर्मल नहीं है। हमारे सेल्स के अंदर ये मूवमेंट नॉर्मल नहीं है, इसलिए डायपिडेसिस कहेंगे। अमीबा के लिए ये मूवमेंट नॉर्मल है, वो यही मूवमेंट कर ही सकता है। नॉर्मल नहीं है मतलब कि बॉडी में रेगुलर नहीं है, वो मॉडिफिकेशन है एक तरीके का। सीलियरी मूवमेंट बच्चों, सीलियरी मूवमेंट छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के हेल्प से अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, तो कहां पर देखने को मिलता है आपको? सीलिएटेड मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? जल्दी बताइए। अच्छा, एक बच्चे ने पैरामीशियम में बोला, एक ने प्रोटोजोआ में बोला, एक ने ट्रैकिया फैलोपियन ट्यूब में बोला, ठीक है। अंजलि ने भी पैरामीशियम, इंटरनल ट्यूबुलर, ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपके जो, हाँ, आपके अंदर अगर बात की जाए सीलिएटेड मूवमेंट की, तो फेलोपियन ट्यूब और ट्रैकिया में पाया जा सकता है। लेकिन अदर ऑर्गेनिजम्स में देखें तो जो प्रोटोजोआ होते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोआ जिसमें पैरामीशियम आता है, उनके अंदर ये सीलिया मिलते हैं, ठीक है। अब सीलिया से ही रिलेटेड एक और मूवमेंट होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, फ्लैजिलर मूवमेंट। तो फ्लैजिला किसमें पाया जाता है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होते हैं। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन विलाई, माइक्रोविलाई एंड दिस। जहाँ पे विलाइज, माइक्रोविलाइज होंगे वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, मूवमेंट में नहीं हेल्प करेंगे। हाँ अनामिका, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया श्रेयांश? मंतशा ने, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है। फ्लैजिला जो होता है ये, अ, आपने अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें किंगडम प्रोटिस्टा में आफ्टर डायटम्स, डायटम्स को छोड़ दिया जाए तो डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स दोनों के अंदर, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स दोनों के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। अगर आपको याद हो तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड जुगलिना। डायनोफ्लैजिलेट्स में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो रेड टाइड्स कॉज करता था, क्या नाम था उसका? रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, नहीं नहीं मंतुषा। हाँ अनामिका, स्नेहा सही है, अंजलि का ठीक है। डायटम्स यूजुअली डोंट हैव फ्लैजिला। ओके स्नेहा, नामिका, ठीक है। कुमारी गीतांजलि, बायोल्यूमिनेसेंस तो प्रॉपर्टी खैर वो है, लेकिन इसको ग्वानो, उस ऑर्गेनिज्म का नाम ग्वानोलैक्स था। कई बच्चों को याद है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, और रेड टाइड्स टॉक्सिक सब्सटेंस का भी रिलीज करती है। खैर चलिए, आप लोग को याद है, बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर फ्लैजिलर मूवमेंट कौन करता है बच्चों, ह्यूमंस के अंदर? ह्यूमंस के अंदर फ्लैजिलर मूवमेंट कौन करता है बच्चों?
जिस भी मूवमेंट का नाम आप बताएंगे उसको ह्यूमन के अंदर आपको याद होना चाहिए बच्चों। एग्जाम में उस ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं पूछेगा, आपके अंदर उसका एग्जाम्पल पूछेगा कि तुम्हारे अंदर कहां पर हो रहा है ये मूवमेंट। वेरी गुड विनीता। सिर्फ विनीता नहीं बताया अभी तक। इतना छोटा सा आंसर है और सिर्फ एक बच्चा बता पा रहा है, बताइए। नहीं सोनिया, नहीं स्नेहा। और एक बार देखिए, कौन सा ऐसा सेल है जिसमें एक टेल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, फ्लैजिला लाइक। गुड सलोनी, कोमल गुड। वो सिर्फ मेल्स में होता है। श्रेया गुड, अनामिका गुड, पुलकित गुड, श्रेयांश ओके गुड, स्नेहा अंशुबाला गुड, ईशा गुड, रितु। नहीं रितु, उस सेल का नाम बताइए, आप तो पूरा ऑर्गन बता रहे हैं। कुमारी, गीतांजलि गुड, स्नेहा ओके। So that cell is known as sperm. Sperm cell is the only cell which possesses flagella in human being, while the other cells may have cilia, may have diapedesis, but they don't have any flagellar movement. Muscular movement is the main movement that happens in the body of humans, not in humans, all the chordates and most of the invertebrates also, or non-chordates also. तो ये तो मूवमेंट की बात हो गई बच्चों, कि जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ज्यादातर हमारे अंदर ये तो छोटे छोटे मूवमेंट्स थे, अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलर। हमारे अंदर तो ये बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं। जो मेन मूवमेंट हो रहा है, आंख का, नाक, आंख का कर रहे हैं, गर्दन का कर रहे हैं, या फिर हम बात ही कर रहे हैं तो जॉ का जो मूवमेंट हो रहा है, हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, या बॉडी अगर जो हमारी मूव कर रही है, या इंटरनल ऑर्गन्स कहीं से मूव कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो मूवमेंट होते हैं बच्चे, ये क्या है, ये स्पेसिफाइड मस्कुलर मूवमेंट होते हैं। सिर्फ मूवमेंट ही नहीं, आपके अंदर या किसी के अंदर भी, ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर लोकोमोशन भी मसल्स के हेल्प से ही होता है। ठीक है, तो लोकोमोशन में भी हम अपने हाथ और पैर, मतलब पैर का ही यूज करते हैं, और मैमल्स जो होते हैं हाथ और पैर दोनों का करते हैं। हमको छोड़ दिया जाए और एक आधा ऑर्गेनिज्म और छोड़ दें, तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म हाथ पैर दोनों का यूज करके अपना लोकोमोशन भी परफॉर्म करते हैं, और हम सिर्फ पैर के हेल्प से ही अपना लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, तो मसल्स, स्पेशली कौन से मसल्स, हमारे स्केलेटन के मसल्स इसमें परफॉर्म कराते हैं। अब बच्चों, हालांकि मैंने ये टिश्यू वाले चैप्टर में ये कंटेंट बताया था आपको, फिर भी सबसे पहला लोकोमोशन किसने किया था, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर किसके अंदर आया था? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, पहले मूवमेंट पूरे के पूरे मसल्स के हेल्प से होती थी, लेकिन लोकोमोशन के लिए स्पेशली मसल्स ने कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप किए थे। किसके अंदर पहली बार? वेरी गुड अंजलि। श्रेयांश नहीं। स्नेहा, अमीबा के अंदर कोई भी ऑर्गन नहीं, कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, वो तो अमीबॉइड मूवमेंट हो गया ना फिर। हाँ श्रेया गुड। ओके, चलिए इतने ही आंसर मिले हमको। सबसे पहले विनीता, मस्कुलर तो था, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म या फाइलम का नाम क्या था जिसने पहली बार ये स्ट्रक्चर डेवलप किया था? नहीं मंतशा, वो देखो, पहली बार मस्कुलर मूवमेंट जो हैपन हुआ था, वो सबके अंदर, जिसके अंदर मसल आएगा वो मस्कुलर मूवमेंट करेगा ही, लेकिन वो पूरे बॉडी के मसल से कर रहा था। लोकोमोशन के लिए स्पेशली एक स्ट्रक्चर आया था एक ऑर्गेनिज्म में, वो किंगडम उसका फाइल एनिलीडा था, सॉरी फाइलम इसका एनिलीडा था, और जो स्ट्रक्चर आया था उसको पैरापोडिया बोलते हैं। शायद आप लोगों ने देखा हो या पढ़ा हो, अगर याद हो आप लोगों को, पैरापोडिया नीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे स्मॉल लेग लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो मूवमेंट के लिए ही स्पेशली मॉडिफाई किए गए थे। सीटा था। इससे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म मस्कुलर मूवमेंट करते थे या लोकोमोशन करते थे, अपने मसल, पूरी बॉडी के मसल से करते थे, पूरे बॉडी के हेल्प से उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके करते थे, लेकिन लोकोमोशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं डेवलप हुए थे। पूरी तरह से लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ पूरी तरह से पूरे फाइलम में, वो आर्थ्रोपोडा था, जिसके अंदर अपेंडेजेस, जॉइंट अपेंडेजेस डेवलप हुए लोकोमोशन के लिए स्पेसिफिकली।
ठीक है, उनके अंदर तो उड़ने के लिए भी स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, इवन कि जो एक्वेटिक थे उनके अंदर गिल्स भी डेवलप हुए, या बुक गिल्स जिसको हम बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोड तो खैर है ही बहुत एडवांस, उसने ऑलमोस्ट हर चीज डेवलप किया है। इसके बाद अगर हम मॉलस्क में कहें, तो मॉलस्क में भी स्मॉल लेग लाइक स्ट्रक्चर्स या फुट डेवलप हुआ था। वो करने के लिए क्रीपिंग ही करते थे या क्रॉलिंग करते थे, था लेग लाइक स्ट्रक्चर। आप एप्पल स्नेल्स देख सकते हैं। एकाइनोडर्मेट्स के अंदर क्या था बच्चों लोकोमोशन के लिए? एकाइनोडर्मेट्स में क्या था बच्चों? वाटर कैनाल सिस्टम तो था, वो तो उनके फिजियोलॉजी के लिए था ना, मूवमेंट के लिए क्या था? सलोनी ने सिर्फ सही आंसर दिया, मंतशा ने भी दिया, ईशा ने भी सही दिया। उस स्ट्रक्चर को, हाँ श्रेया गुड, उस स्ट्रक्चर को हम लोग ट्यूब फीट कहते हैं बच्चों, ट्यूब फीट कहते हैं। ठीक है, स्पाइंस ट्यूब फीट पे अटैच होते हैं, वो ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए। लेकिन लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर इनमें पहली बार आया उसको ट्यूब फीट कहते हैं। तो ट्यूब फीट के हेल्प से ये लोकोमोशन अपना परफॉर्म करते थे। और इसके बाद कॉर्डेट्स में देखें तो मछलियों के अंदर, फिशेस के अंदर क्या आया था बच्चों पाइसेस में लोकोमोशन के लिए? तो पता ही होगा, फिन्स थे। और उसके बाद लोकोमोशन के लिए क्या आ गया? फाइसेस के ऊपर लिम्स आ गए। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए। हाँ, फाइसेस तक फिन्स थे, और उसके ऊपर एम्फीबियन से लेके मैमल्स तक लिम्स आ गए। इस बीच में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिन्होंने अपने लिम्ब को पूरी तरह डिजेनरेट कर दिया, खत्म कर दिया, जैसे कि स्नेक्स हैं। अच्छा, स्नेक के अलावा और कोई एग्जांपल जानते हैं आप लोग जिनके पास लिम्स नहीं है बच्चों, स्नेक्स के अलावा? रेप्टाइल्स, हाँ रेप्टाइल्स तो होगा। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में, बाकी सारे रेप्टाइल्स में तो आपको मिलेगा ना लिम्स। एम्फीबियंस, वेल्स, चलो ठीक है कह सकते हैं, वेल्स आप कह सकती हो। वेल्स में लिम्स फ्लिपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। स्नेल्स तो लोअर में आ गया ना, मतलब मैं एम्फीबियंस के ऊपर पूछ रहा था कि कोई लेगलेस लिजर्ड्स, इक्थियोपाइस, अब ये बहुत एक्स में चले गए। लेगलेस लिजर्ड्स होते हैं क्या? मतलब मैंने पढ़ा नहीं कभी, बट तुमने लिखा है तो आई विल सर्च अबाउट इट। मैं एक बार देखूंगा ऐसा होने से। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट द ब्रीफ और इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। बर्ड्स में लोअर लिम्ब होता है, हालांकि फोर लिम्स जो होते हैं वो विंग्स बन जाते हैं, लेकिन फिर भी पैर जो होता है वो होता है। हाँ वेल्स कह सकते हैं। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ वेल्स। वेल्स डोंट हैव लिम्स लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव फ्लिपर्स। ओके, मैं भी वेल्स ही बोलने जा रहा था। हाँ डॉल्फिन्स भी बोल सकते हैं आप। हाँ एक्वेटिक मैमल्स में वेल्स डॉल्फिन बोल सकते हैं। स्नेल्स, स्नेल्स में होता है कि नहीं होता? चलो ठीक है, जो भी है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। We have the structure of muscles here, and before we discuss structure of muscles, okay,
मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूँ कि जब हमने, होता है लिम्बलेस लिजर्ड, हाँ मैं देखूंगा एक बार, होता होगा जरूर, बच्चे ने बोला है तो कुछ कहीं देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा तो ही बोला है। खैर बच्चों, मैंने आपको जब टिश्यू चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर एक टॉपिक बताया था आपको, मसल्स के बीच का डिफरेंस। मसल्स के बीच में, तीन मसल्स के बीच में डिफरेंस वहां पे बताया गया था आपको, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये तीनों मसल्स आप लोग देख लीजिएगा एक बार और, क्योंकि तीनों मसल्स जानना जरूरी है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, तो तीनों मसल्स जानना आपके लिए जरूरी है बच्चों। इसमें से हम जो आगे पढ़ने वाले हैं स्केलेटल मसल्स पढ़ने वाले हैं। अब स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जिस लिजर्ड का लिम्ब कट गया, वो तो एक अलग बात हो गया। देखिए बच्चों, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर अगर आपको जानना है तो इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो नॉनवेज खाते हैं, स्पेशली चिकन? 4 बच्चे खाते हैं। अच्छा, 7 बच्चे हो गए, 10 बच्चे, 12। चलिए, अभी भी तो वेजिटेरियन ज्यादा है हमारे क्लासेस में, 14 बच्चे हो गए। फिर भी चलो, 16 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है, बाकी 14 ऐसे हैं जो नॉन वेज या चिकन कंज्यूम करते हैं। इसमें से मैं किसी एक को अनम्यूट करूंगा। स्नेहा, 11A2। यस सर। तो हाँ, तो आपने चिकन खाया है? ये गायब हो गई। कोई बात नहीं, पुलकित बताएगा। पुलकित, यस सर। आपने जब चिकन खाया होगा तो चिकन में जब आपने मीट को निकाला होगा तो मीट क्या, मतलब पूरा एज अ कंबाइंड मीट आता है, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स करके आते हैं अगर आप माइन्यूट फॉर्म में निकालें? हाँ, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर्स आते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं ना? हाँ जिसने भी चिकन खाया होगा उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिले होंगे, या चबाते टाइम कई बार दांत में वो पतला पतला पीसेस जो होते फाइबर हैं लाइक उसमें। स्ट्रक्चर फंस जाता है। हाँ हाँ बच्चों, तो यही चीज मैं आपको बस याद दिलाना चाह रहा था कि जिन बच्चों ने खाया होगा वो देखे होंगे। अब जो बच्चे खाए हैं उनको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, जो नहीं खाए हैं वो एक बार उन लोगों से डिस्कस कर लें जिन लोगों ने खाया है, कैसा होता है क्या होता है। मसल्स का स्ट्रक्चर समझने के लिए वो चीज समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो बच्चों, मसल्स कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते। मसल्स हमेशा बहुत बड़े बंडल में एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंड बंडल में। जैसे आपके अंदर एक कंबाइंड बंडल, इसका नाम है बाइसेप्स। हालांकि लड़कों को या लड़कियों को पता होगा, बाइसेप्स जो होता है वो हाथ का यहाँ का जो मसल्स होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं, और पीछे के ट्राइसेप्स, इधर सोल्जर के मसल्स को सोल्जर मसल्स बोलते हैं। इसी तरह गाल के जो पूरा मसल होता है उसको चीक मसल्स बोलते हैं। पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। सूर्य, कुछ कहना है क्या? अच्छा ठीक है। तो बच्चों, जो कंबाइंड पूरा का पूरा टोटल मसल्स है, ठीक है, उसका हर जगह पर अलग अलग नाम होता है। सो क्लास, one muscle bundle is made up of several smaller bundles। एक पूरा कंप्लीट मसल्स जैसे बाइसेप है, वो कुछ स्मॉलर मसल बंडल्स से बना हुआ है। इन मसल बंडल्स को, स्मॉलर मसल बंडल्स को हम फेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेसिकल्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे बंडल्स बने हुए हैं बड़े मसल्स के अंदर, तो जब आप चिकन का मान लीजिए लेग पीस लेते हैं, चिकन का आपने लेग पीस लिया, तो लेग पीस को जब आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो उसमें छोटे छोटे बंडल्स, मतलब थोड़े थोड़े बंडल्स निकलेंगे अलग अलग करके। वो एक मोटा मोटा सा बंडल करके निकल रहा होता है। अगर आप अलग अलग करना चाहें उसको तो आराम से आप अलग कर सकते हैं।
ये बंडल्स कुछ नहीं होते, इनको हम फेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये फेसिकल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये जो रेड कलर का आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये अटैचमेंट है फेसिकल्स का। ये अटैचमेंट फैसिया कहलाता है। मैं बता रहा हूं तो उस पर भी आता हूं, ठीक है। वो क्या होता है, फैसिया कहलाता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फैसिया। क्लास, सबसे ऊपर जो मसल्स होती हैं, सबसे ऊपर वाली जो मसल्स होती है, इसको हम मसल बंडल कहते हैं। उसको एक लेयर कवर करके रखती है, उसका नाम है एपीमाइसियम। उसको क्या कहते हैं बच्चों, एपीमाइसियम कहते हैं। इस एपीमाइसियम के अंदर जो फेसिकल्स हैं, फेसिकल्स को जो लेयर कवर करके रखती है, उसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उनको, हम पेरीमाइसियम बोलते हैं। फेसिकल्स किसके हेल्प से अटैच होती हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम फैसिया है, उससे अटैच होती हैं। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। उसको हम क्या कहते हैं, फैसिया कहते हैं। फैसिया को भी अगर आप ब्रेक करें, मतलब अगर आप उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकला है उसको भी अगर आप ब्रेक करें, तो उसमें से भी बहुत पतले से बहुत माइन्यूट सा थ्रेड या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। वो आपका एक सिंगल मसल है, उसको हम मायोफाइब्रिल कहते हैं। मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, या मसल्स सेल या मसल फाइबर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसको भी एक लेयर कवर करती है, उसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। पुलकित कह रहे हैं कि जो लेग पीस होता है उसमें फाइबर्स नहीं मिलते हैं। आपको कभी लेग पीस खाते टाइम ये फील नहीं आया है कि वो रबड़ की तरह है थोड़ा सा, कभी भी? सॉफ्ट तो वो गलाने की वजह से हो गया ना। जब आप किसी भी बोनी पीस को बना रहे होते हैं तो उसको ज्यादा गलाते हैं, जब ज्यादा पानी में गलाएंगे तो वो तो सॉफ्ट हो ही जाएगा, ठीक है। वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, ज्यादा सॉफ्ट होने से आप क्या है, फिर आप कंबाइंड फॉर्म में खा ले रहे हैं सबको एक साथ, फिर तो फाइबर्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गए। लेकिन जब आप सिंगल पीस लेते हैं, सिंगल पीसेस में अटैचमेंट ज्यादा होता है, बोन्स वाले में अटैचमेंट इतना तगड़ा नहीं होता है। बोन्स वाले मसल्स को आप आराम से, क्योंकि पानी उसके अंदर एंटर कर जाता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बनाने के बाद, और इस जो मतलब सिर्फ सिर्फ मीट होता है या फ्लेश होता है, उसको आप जब ब्रेक करते हैं तो वो जल्दी ब्रेक नहीं होता, क्योंकि पानी उनके अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा पेनिट्रेट नहीं हो पाता। हाँ, बोनलेस पीस में ज्यादा अच्छा पता चलेगा आपको ये तीनों स्ट्रक्चर, बोन वाले में इतना अच्छा पता नहीं चलेगा। सो क्लास, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ मसल्स। जो पहला मसल्स आप ऊपर से देख रहे हो, जो एक पीस आप देख रहे हो बड़ा सा, जैसे एक ब्रेस्ट बोन होता है चिकन में, ठीक है, लेग पीस होता है, या अलग अलग चीजों में अलग अलग पीसेस होते हैं। तो वो जो पूरा का पूरा पीस निकला है, वो पीस क्या है, मसल बंडल है, कंप्लीट मसल बंडल है। वो मसल बंडल किससे कवर है, एपीमाइसियम से। उस मसल बंडल को जब आप ब्रेक करते हैं तो मोटे मोटे, मतलब उसके अंदर भी मोटे मोटे टाइप के बंडल्स निकलते हैं। उन बंडल्स को हम फेसिकल्स कहते हैं। ये फेसिकल्स जो होते हैं, ये सब यूनिट्स हैं किसके, आपके बड़े मसल बंडल्स के, तो इनको स्मॉलर मसल बंडल्स कहते हैं। इसको कौन कवर करता है, पेरीमाइसियम। दे आर कवर्ड बाई पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम से फेसिकल्स क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। और कई एक से ज्यादा फेसिकल्स आपस में अटैच किसके हेल्प से होते हैं, फैसिया के हेल्प से होते हैं। फैसिया इन सबको अटैच करके रखता है। अब अगर हम फेसिकल्स को भी ब्रेक करें, एक फेसिकल्स को भी अगर हम ब्रेक करें, तो उसके अंदर हमको और भी छोटे छोटे फाइबर्स लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिनको हम मायोफाइब्रिल्स या मसल फाइबर बोलते हैं। तो तुम्हारा जो एक सिंगल मसल है उसको मायोफाइब्रिल बोलेंगे। तो तुम्हारा जो मसल्स बने हुए हैं वो मायोफाइब्रिल से बने हैं। मायोफाइब्रिल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स। अंडरस्टूड एवरीवन? दैट हैज बीन कवर्ड बाय एंडोमाइसियम। तो मायोफाइब्रिल्स ने फैसिया बनाया, फैसिया ने मसल बंडल बनाया।
जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आप इतना समझ गए हैं तो मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूं ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ये ब्लू रंग का ले लिया मैंने। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बच्चों, एक मिनट रुको। तो फेसिकल्स का जो कंप्लीट का कंप्लीट वो है, ठीक है, ये फेसिकल्स है। अब इस फेसिकल के अंदर आपको ये जो छोटे छोटे यूनिट्स दिख रहे हैं, दीज स्मॉलर यूनिट्स, गोल गोल सा, ये है आपका मसल सेल या मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल्स। और ये कंप्लीट का कंप्लीट, ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका क्या है, मसल बंडल है। ठीक है, क्या कंप्लीट मसल है। कंप्लीट मसल किससे ढकी जाएगी बच्चों, एपीमाइसियम से। फेसिकल्स किससे कवर होंगी, पेरीमाइसियम से। और मसल फाइबर किससे कवर होंगे, एंडोमाइसियम से। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स आप याद रखिएगा बच्चों, आपको आगे काम आएंगी। अब हम मसल फाइबर्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। सी स्टूडेंट्स, तीन प्रॉपर्टीज हैं आपके मसल्स की। थ्री प्रॉपर्टीज दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट योर मसल्स। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हेल्प से करेगा। कॉन्ट्रैक्ट होके करेगा या फिर रिलैक्स होकर के करेगा। दूसरा, आपके मसल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी की। मतलब आपका मसल्स हमेशा एक्साइटेड स्टेज में रहते हैं, वर्किंग स्टेज में रहते हैं। कभी भी आप उससे काम करवा सकते हैं, वो एक्टिव रहेंगे अनटिल और अनलेस आप बहुत घंटे से सोए रहे हो। अगर आप बहुत, मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, अगर आप काफी देर तक सो लेते हो तो आपकी आत्मा जगती है, सिर्फ आपके मसल सो रहे होते हैं उस टाइम। तो आपको लगता है कि यार मसल्स मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस टाइम पर छोड़ दें। आप जब तक जगे हुए हो, आपके मसल्स क्या है, एक्साइटेड स्टेज में रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको अभी हाथ हिलाना है तो आपको सोचना पड़ेगा, आप हाथ हिला सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके मसल्स क्या है, एक्टिव स्टेज में, एक्साइटेड स्टेज में है। तो एक्साइटेबिलिटी भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है आपके मसल्स की। थर्ड प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब मसल्स कैन ऑल्सो कैरी इम्पल्स। मसल्स भी इम्पल्स कैरी कर सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं। लेकिन वो कौन सा इम्पल्स कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिकल नहीं करते हैं। वो हमेशा कौन सा इम्पल्स कैरी करते हैं, केमिकल इम्पल्स कैरी करते हैं। ये आपने अगर हर्ट पढ़ा है अच्छे से तो आपने समझ लिया होगा कि हर्ट में जो इम्पल्स बनाते हैं वो मसल्स ही बना रहे हैं। इम्पल्स बना कौन रहा है, मायोफाइब्रिल्स बना, मतलब सॉरी, वो मायोकार्डियम बना रहे हैं। मतलब कि हार्ट के मसल्स ही हार्ट का इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं। तो सोचिए, इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं और फिर कंडक्ट भी वही कर रहे हैं। पहले एट्रियम में कर रहे हैं, उसके बाद वेंट्रिकल्स में कर रहे हैं। तो इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मसल्स कैन कंडक्ट इम्पल्स ऑल्सो। Three properties, that contraction and relaxation, second excitability, and third conductivity. You should remember this. Now there are certain things that is present in the muscles, not in the other cells. कुछ ऐसे सेल, कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ मसल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं और किसी दूसरे सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। सबसे पहला, इनका इनका जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, जो यहाँ पर मेंशन भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज, या प्लाज्मा लेमा इज नोन एज सार्कोलेमा। इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इनके अंदर भी, इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि मसल्स को कलर भी देता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मायोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, इनके इनके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। इतना समझ में आ गया हो तो हैंड रेस कर दीजिए बच्चों। सिर्फ 10 बच्चों।
वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पूछ लो तब भी इतने बच्चे हैंड रेस करेंगे, समझ में आया नहीं आया तो भी इतने बच्चे हैंड रेस करेंगे, अगर पूछ लो कितने बच्चे जिंदा हो तो भी इतने बच्चे ही हैंड रेस करेंगे। अच्छा सब लोग एक मिनट, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चे, आप में से कितने बच्चे इंसान हैं, हैंड रेस कीजिए तो देखते हैं कितने बच्चे हैं। वाह 18 बच्चे इंसान हैं, 20 हो गए। 22। अभी भी अभी भी 29, एक तो मेरे को हो गया, 28 में से 22 बच्चों ने ही हैंड रेस किया है। मुझे पता था ये 6-7 बच्चे रहते हैं। 6 लोग नहीं किए हैंड रेस, हाँ। चलिए पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। इससे ये पता चल गया कि कितने लोग अभी एक्टिवली पढ़ रहे हैं। बहुत खुशी हुई बच्चों, जो 6 बच्चे थे हमारे। ओके बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन, सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। सो क्लास, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। जो पूरा मसल बंडल होता है उसको एपिमाइसियम कवर करता है। मसल बंडल्स के अंदर छोटे छोटे बंडल्स पाए जाते हैं जिसको फेसिकल्स कहते हैं। फेसिकल्स को पेरीमाइसियम कवर करता है और फेसिकल्स इज अटैच्ड बाय फेसिया। फेसिकल्स को अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर आपको मसल फाइबर्स मिलेंगे या मायोफाइब्रिल्स मिलेंगे जिसको मसल सेल्स कहते हैं। मसल सेल्स के अंदर 3 प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, एक्साइटेबिलिटी की और कंडक्टिविटी की। मसल सेल्स के अंदर दूसरे सेल्स के मुकाबले कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे कि उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं, उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उनके अंदर जो पिगमेंट होता है उसको मायोग्लोबिन कहते हैं और उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब मैं चारों की प्रॉपर्टी एक एक करके बता देता हूँ। नॉर्मल प्लाज्मा नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुकाबले, नेम चेंज क्यों, वही मैं बता रहा हूँ नेम क्यों चेंज किया गया। कुछ इनके अंदर अलग चीजें हैं इसीलिए नाम चेंज किया गया। सार्कोप्लाज्मा की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनी अदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला गया क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा स्टोर होता है। दे कैन स्टोर एबंडेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरिंग टैंक है मसल्स का, ठीक है। सार्कोप्लाज्म जो होता है बच्चों, इस ये बहुत डेंस होता है। बाकी सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, इसके अंदर भी होता है लेकिन ये डेंस ज्यादा है बच्चों, ठीक है। इनके 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज की वजह से ये 4 अलग अलग नाम रखे गए हैं और चारों का अभी आप यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी का मीट जितना ज्यादा ब्राउन है, जिसका मीट जितना ज्यादा ब्राउनिश होता है उसके अंदर उतना ही ज्यादा मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी है। तो आप अपना अगर फ्लेश काट के देखेंगे, मीट देखेंगे अपने अंदर का, तो आपको ब्राउन मिलेगा क्योंकि आपके अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा है। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर मायोग्लोबिन कम होता है, मतलब उनकी बॉडी को ऑक्सीजन कम चाहिए, मसल्स को ऑक्सीजन कम चाहिए, जैसे फिशेज में। अब मछलियों के अंदर अगर कट करके देखेंगे तो व्हाइटिश कलर का थोड़ा सा मिलेगा या बिल्कुल लाइट ब्राउन, या बर्ड्स में अगर आप देखें तो बर्ड्स में भी लाइट ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। तो जितना व्हाइटिश जितना व्हाइटिश फ्लैश है उतना ही कम मायोग्लोबिन होगा, और जितना ब्राउनिश फ्लैश है उतना ही ज्यादा अमाउंट में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। मंतशा कह रही चिकन में पिंक होता है, ये लड़कियां है ना अपने कलर जरूर मिला देंगी कि कौन से चिकन में पिंक मिला तुझे। चिकन का लाइट ब्राउन होता है, पिंक कहाँ होता है। क्या चिकन के अंदर क्या गुलाब जल डाल दिया था, क्या कर दिया था तुमने। ठीक है, हो सकता है उसको गुलाब का कलर, कुछ लिपस्टिक वगैरह तो नहीं लगा दिया था उसको चिकन को। मंतशा कह रही सर जो ब्लैक चिकन होता है, मैंने आज तक कोई ऐसा चिकन नहीं खाया पिंक वाला। वो रेड हो सकता है, रेडिश ब्राउन हो सकता है, ब्राउन से ही लेंगे आप उसको। व्हाइटिश ब्राउन हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, ब्लैकिश ब्राउन हो सकता है, पिंक। चलिए ठीक है, ठीक है, होता होगा।
भाई बच्चे हमारे शौकीन है, अलग अलग तरह का मुर्गा खाते हैं, तो हो सकता है होता होगा। बोनलेस खाए हैं? हाँ हाँ खाए, अरे शाबाश, बहुत सही। और खाओ। ठीक है बच्चों, लेट लेट मी टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So I'm going to move on the next slide. क्लास अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों से एक चीज डिस्कस किया था व्हाइल डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। कौन से दो मसल्स हैं जिनमें बैंड्स होते हैं या स्ट्राइएशन होता है? एनीवन? व्हाट आर द टू मसल्स हु हैव कंसिस्ट ऑफ striations? ओनली स्केलेटल? अंजलि, अनामिका, गुड, श्रेयांश, श्रेयांश ने वो बता दिया जिसमें नहीं होता है, बाकी दोनों ठीक है, चलो ये भी सही। विनीता ने आइसोट्रोपिक, शायद सीधे कैरेक्टरिस्टिक बता दिया उसका। चलो, और कोई बच्चा? हाँ, अरे सबने बता दिया अब तो। सोनिया ने एक ही बताया, स्नेहा ने दोनों बता दिया, रीतू ने दोनों बता दिया, विनीता ने आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक करके बता दिया। वो तो बैंड्स के नाम हो गए। चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। Cardiac muscles and skeletal muscles both are the muscles which consist of bands, alternate bands, light and dark. मैं आपको थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर समझा दूंगा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स पढ़ाऊंगा। तो इस बच्चों ध्यान से सुनिएगा। स्केलेटल मसल्स, ठीक है? तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स में अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स में हमको बैंड्स मिलते हैं, हर इंटरवल पर बैंड्स मिलते हैं। इनमें से कुछ बैंड का कलर जो होता है वो लाइट होता है, कुछ बैंड का कलर जो होता है वो डार्क होता है। तो हमने लाइट और डार्क बैंड को अच्छा, तो कुछ जगह जो होते हैं बच्चों, जो डार्क हो गए हैं वो डार्क मसल कंसिस्ट करेंगे या डार्क बैंड कंसिस्ट करेंगे, जो लाइट हैं वो वाले लाइट रीजन कंसिस्ट करेंगे या लाइट बैंड कंसिस्ट करेंगे। लाइट बैंड जो होता है बच्चों किससे बनता है? लाइट बैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ light regions and they are made up of a name of muscle is actin, प्रोटीन। उस प्रोटीन को एक्टिन कहते हैं जिससे लाइट बैंड बनता है। डार्क बैंड जिससे बनता है उस प्रोटीन का नाम मायोसिन होता है, ठीक है? लाइट बैंड जिस प्रोटीन से बनता है उसका नाम एक्टिन होता है और डार्क बैंड जिस प्रोटीन से बनता है उसका नाम मायोसिन होता है बच्चों। डार्क बैंड जो होता है वो एन आइसोट्रॉपिक होता है और लाइट बैंड जो होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक की वजह से ही लाइट बैंड का एक दूसरा नाम पड़ गया आई बैंड, और एन आइसोट्रॉपिक की वजह से डार्क बैंड का जो नाम पड़ गया है ए बैंड पड़ गया है। तो अब आपको पूरे चैप्टर में जो इसका नाम बताया जाएगा वो आई बैंड और ए बैंड बताया जाएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक्टिन से बनता है, ठीक है, थिन होता है और लाइट कलर का होता है और आइसोट्रॉपिक होता है। डार्क बैंड मायोसिन से बनता है, थोड़ा थिक होता है और एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से इसका नाम ए बैंड पड़ गया। तो आई बैंड फॉर लाइट एंड ए बैंड फॉर डार्क, दिमाग में घुसा लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। आई बैंड फॉर लाइट, ए बैंड फॉर डार्क, यही आपको समझना था इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स में। तो आई बैंड और ए बैंड का डिफरेंस बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा आपके अंदर डिस्टिंक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी आप आगे के स्ट्रक्चर्स को मतलब स्टडी कर सकते हैं या समझ सकते हैं। मैं सोच रहा था पहले सार्कोमेयर बता देता, इसके बाद चलो पहले एक्टिन और मायोसिन ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद सार्कोमेयर पढ़ाएंगे बाद में, कल से पढ़ाएंगे सार्कोमेयर।
नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, नहीं ये तो मायोसिन है, एक्टिन का स्ट्रक्चर अपर वन, ठीक है, जो ऊपर की तरफ है ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है बच्चों। एक्टिन जो अगर हम देखें माइक्रोस्कोप में कैसे बनता है, तो एक्टिन को बनाने के लिए जो बीड शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है गोल गोल, ये दो होते हैं, इनको हम एफ एक्टिन कहते हैं। इस प्रोटीन को बनाने के लिए दो सब यूनिट्स लगते हैं और उन दोनों सब यूनिट्स का नाम है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के बीच में जो खाली जगहें होती हैं, एफ एक्टिन आपस में हेलिकली बाउंडेड होते हैं। कैसे बाउंडेड होते हैं? हेलिकली, बिल्कुल डीएनए की तरह हेलिकली बाउंडेड होते हैं, और इनके बीच में जो खाली जगह होती है उसमें एक रोप लाइक स्ट्रक्चर या वन पेयर ऑफ रोप लाइक स्ट्रक्चर भी कैरी करता है, और उसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो एफ एक्टिन बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और उस एफ एक्टिन की खाली जगह में एक और रोप लाइक स्ट्रक्चर रन करता है, दिस इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन। बोथ एफ एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन आर वन पेयर, ये दोनों पेयर में होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस ट्रोपोनिन पर कुछ साइट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, साइट्स होते हैं जो फंक्शन कराते हैं, मसल्स का क्या कराते हैं, फंक्शन कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। उस साइट को हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। उस साइट को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन इनएक्टिव होता है, नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव होता है, या फिर मास्क्ड होता है, कवर्ड जिसको हम बोलते हैं, सॉरी मास्क्ड होता है या फिर कवर्ड होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन प्रेजेंट कहां पे होता है? ट्रोपोमायोसिन पे प्रेजेंट होता है। ट्रोपोमायोसिन क्या है? एफ एक्टिन के बीच की खाली जगह है। एफ एक्टिन क्या है? बीड्स लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये तीनों चीज मिल करके क्या बना? एक एक्टिन बनता है। अंडरस्टूड? तो एक एक्टिन ये चीज कंसिस्ट करता है, तीनों चीजें, जिसमें फंक्शनल पार्ट क्या है? ट्रोपोनिन, और स्ट्रक्चरल पार्ट क्या है? एफ एक्टिन। ठीक है। नेक्स्ट इज मायोसिन। हाँ, मैं बस ये स्ट्रक्चर पढ़ा के खत्म करता हूं। जो मायोसिन होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एफ एक्टिन किससे बना है, ये जो एक सिंगल यूनिट है एफ एक्टिन की, इसको हम जी ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं, ठीक है। जी एक्टिन से बनता है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन पॉलीमर है ऑफ जी एक्टिन। कई सारे जी एक्टिन मिल करके एफ एक्टिन बनाते हैं, और एफ एक्टिन के बीच में ट्रोपोमायोसिन रहता है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन होता है। नाउ कम टू मायोसिन। मायोसिन भी दो हेलिकल स्ट्रक्चर से बनता है, और इसको हम मेरोमायोसिन कहते हैं। मायोसिन के जो दो सब यूनिट्स हैं, दो पेयर्स हैं, उनका नाम क्या है? मेरोमायोसिन है। मेरोमायोसिन में दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। हाँ, हेड पार्ट हैवी होता है और खुला हुआ होता है, मतलब ये हेलिकली बाउंडेड नहीं है, जबकि टेल पार्ट बिल्कुल हेलिकली बाउंडेड है। इस तरीके से हेलिकली बाउंडेड होते हैं जैसे दो सांप आपस में लिपट जाते हैं। अगर आपने कभी दो सांप को आपस में लिपटे हुए देखा और उनका फन खुला हुआ हो, जैसे कोबरा है, तो उनका हेड जो होता है दो अलग अलग खुला हुआ होगा, और पीछे का टेल पार्ट पूरा आपस में लिपटा हुआ होता है। दो सांप को अगर आपने लड़ाई करते हुए देखा, तो वैसा ही बिल्कुल मायोसिन अपीयर होता है, ठीक है। तो ऊपर का जो मायोसिन होता है उसको हैवी मेरोमायोसिन कहते हैं, क्योंकि हेड पार्ट हेवी होता है, और टेल जो होता है वो लाइट होता है, इसीलिए इसको हम लाइट मेरोमायोसिन कहते हैं। एल एम एम एंड एच एम एम। एच एम एम मतलब हेवी मेरोमायोसिन, एल एम एम मतलब लाइट मेरोमायोसिन। जो सारा फंक्शनल पार्ट होता है वो हेड पार्ट पे होता है। हेड पार्ट पे एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, जो कि आगे चल के किससे बाइंड करेंगे? ट्रोपोनिन से बाइंड करेंगे। ये किससे बाइंड करेंगे आगे चल के? एक्टिन के ट्रोपोनिन से बाइंड करेंगे, ओके। जबकि एक्टिन के नीचे ही एक और पार्ट होता है एटीपी बाइंडिंग साइट। ये क्या करते हैं? रिएक्शन करने के लिए, मतलब मायोसिन को एक्टिन से बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये दिलवाते हैं। इनके पास एंजाइम होता है एटीपीएज। इस एंजाइम की हेल्प से ये एटीपी रिलीज कराते हैं, ताकि एनर्जी मिलती रहे, तभी आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन कर पाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं बच्चों। एक्टिन
दो अब दो चीज से मिलकर बनता है, एक एफ एक्टिन है जो पेयर में होता है, और एफ एक्टिन के ऊपर ही रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन पे कुछ पॉइंट्स पे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होते हैं जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं, वो इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल पार्ट होता है। इसी तरह मायोसिन जो होता है वो भी एक पेयर ऑफ नेरोमायोसिन से बनता है, जिसमें कि टेल पार्ट आपस में हेलिकली बाउंडेड होता है और हेड पार्ट फ्री होते हैं। टेल पार्ट लाइट होता है, इस वजह से उसको लाइट मेरोमायोसिन कहते हैं। हेड पार्ट हैवी होता है, इस वजह से उसको हैवी मेरोमायोसिन कहते हैं। हेड पार्ट हेलिकली बाउंडेड नहीं होता है, और हेड पार्ट पे ही सारा फंक्शनल जो काम होता है वो हेड पार्ट पे होता है। तो हेड पार्ट पे जो फंक्शनल पार्ट है वो क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और इन दोनों को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी इसके हेड पार्ट पे ही होता है, जिसको हम एटीपी बाइंडिंग साइट या एटीपीएज एंजाइम हैविंग, जिसपे एटीपीएज एंजाइम होता है उस साइट को बोलते हैं। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, कल हम कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, उसका फंक्शन, स्लाइड फिलामेंट थ्योरी और बोन के बारे में अगर कुछ पढ़ सकेंगे तो पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई कंफ्यूजन होने से आप पूछ लीजिएगा कभी बाद में, मतलब कभी भी व्हाट्सएप पर।